हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। तो गाइस, आज की वीडियो के अंदर मैं आपको एसएससी सीजीएल प्री के अंदर जो भी बेस्ट क्वेश्चंस पूछे गए हैं मैथ के, उसका पार्ट 3 कराने वाला हूँ। और पार्ट 2 हम लोग पहले से अपलोड कर चुके हैं, आप लोग उसको देख सकते हो चैनल में जाके। ठीक है, तो फिर से हम लोग कुछ अच्छे क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे और क्या एग्जाम अप्रोच होना चाहिए ये इस वीडियो में सीखेंगे। पहला सवाल आज का ये रहा आपके सामने। इस क्वेश्चन को आप लोग ट्राई करो और इसका सॉल्यूशन बहुत आसान है। ठीक है, सबसे अच्छा सॉल्यूशन मुझे इसका ये लगा कि अगर आप इसमें साइन को 1 मान लो और कॉस को अगर 0 मान लो, ये तो बस आप आंसर तक आ सकते हो। क्योंकि तब जो ऑप्शन ए आपका होगा वो कितना हो जाएगा, वो आपका हो जाएगा 3, जो कि गलत है क्योंकि ये तो 1 और 0 1 हुआ ना। आपका आंसर ऑप्शन में 1 आना चाहिए। ठीक है, ये आपका 0 आएगा, ये भी गलत। ये बताओ कितना आएगा, -2 0, ये आपका -1, ये भी गलत है। इसको अगर आप ध्यान से देखोगे ये कितना आया, कैंसिल होकर +1, इसलिए यही करेक्ट है। तो वैल्यू पुटिंग से आप इस क्वेश्चन को बहुत जल्दी कर सकते थे अगर आप वैल्यू पुटिंग से इसको करते। और सही वैल्यू पुट अगर आप इसमें करोगे तो तुरंत आपका आंसर आएगा। अब इस क्वेश्चन को देखो। इस क्वेश्चन में काफी लोग को डाउट होता है, और यार अगर आपने मेंसुरेशन अच्छे से पढ़ा है ना, आपको इसमें डाउट नहीं होना चाहिए। इतना मुश्किल ये क्वेश्चन है नहीं। इनफैक्ट अगर आपने 9th और 10th की मैथ अच्छे से पढ़ी होती तो भी आप इस क्वेश्चन को कर पाते। देखो, जब भी 3 सर्किल ऐसे रखे होते हैं, जब वो एक दूसरे को टच कर रहे होते हैं, तब क्या शेप बनती है। जैसे एक ये पहला सर्किल, ये दूसरा सर्किल और ये तीसरा सर्किल, ऐसी कुछ शेप बनती है। ठीक है, अब एक स्ट्रिंग हमने यहाँ पर अटैच कर दी है। ठीक है, ध्यान से आप लोग समझना। तो कुछ इस तरीके से वो स्ट्रिंग होगी, तीनों सर्किल को कवर कर रही होगी। ठीक है, आपको ये बताना है कि ये जो स्ट्रिंग है, इस स्ट्रिंग का लेंथ क्या होगा। ठीक है, अब ये हम लोग कैसे पता करेंगे, ध्यान से आप लोग सोचो। यार, इसको पता करने के लिए तुम्हें पहले फिगर को समझना पड़ेगा। जैसे अगर मैं सेंटर को पकड़ूं, ये सेंटर है और ये भी इधर सेंटर है। अगर यहां से आप लोग परपेंडिकुलर बनाओ, ये परपेंडिकुलर क्योंकि आपके टेंजेंट ही तो जा रहे हैं एक तरीके से, तो इतना डिस्टेंस क्या होगा पहले आप मुझे ये बताओ कि अगर मैं इनको ऐसे ज्वाइन कर लूं तो ये जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस कितना हुआ। आपने बोला 2 टाइम्स रेडियस, क्या 2 टाइम्स रेडियस ही तो हुआ, यानी कि इधर 6 और 6 12 आपको यहां से मिला। सेम इधर आपको ये 12 मिलेगा, जब ये सर्किल ऐसे टच कर रहा होगा, इधर जो डिस्टेंस मिलेगा वो भी 12 होगा यहाँ से। और ये जो डिस्टेंस है इधर वाला, ये भी इधर आपको 12 मिलेगा। क्या, यानी कि 12 12 12 36, तो ऐसी ऐसी हो गया हमारे पास स्ट्रेट लाइंस। ठीक है, अब ये जो कर्व वाला हिस्सा है, कर्व वाले हिस्से से कितना मिलेगा ये आप लोग समझना ध्यान से। देखो, यहाँ पर आपको समझ में आएगा, यहाँ पर फिगर ठीक है। अब ये जो कर्वेचर होता है, ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। इधर ये जो एंगल बना रहा होता है वो 60 डिग्री होता है। अगर ये 60 डिग्री का एंगल है, तो आप मुझे बताओ कि कितना यहाँ पर डिस्टेंस होना चाहिए। जैसे पूरे सर्किल के लिए क्या होता है, 2 पाई आर, यानी कि 12 पाई, ये आपका पूरे सर्किल के लिए होता है। पर क्योंकि यहाँ पे मैं केवल 60 डिग्री को लेकर चल रहा हूँ, तो मुझे कितना लेना पड़ेगा, इसका 1/6, यानी कि मुझे सॉरी कितना होता है टोटल में 180 डिग्री, तो मुझे इसका 1/3 लेना पड़ेगा। सो 1/3 ऑफ 12 पाई, इतना मुझे मिलेगा एक कर्वेचर से। और टोटल ऐसे मेरे पास 3 कर्वेचर है, एक यहाँ पर एक यहाँ पर, 3 कर्वेचर है, तो इसको मैं 3 से मल्टीप्लाई कर लेता हूँ। यहाँ से जो कर्व वाले से मेरा आया, कितना आ गया 12 पाई, तो 36 + 12 पाई, ये है आपका करेक्ट आंसर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। इस क्वेश्चन को आप लोग समझो। द कॉस्ट ऑफ अ पीस ऑफ डायमंड वेरीज विद द स्क्वायर ऑफ इट्स वेट। तो यार ये क्वेश्चन तो बहुत ही घिसा पिटा क्वेश्चन है, आप सब लोग को ये क्वेश्चन आता होगा। ठीक है, देखो, जब ये डायमंड आपका नहीं टूटा था तब 3 2 और 1, यानी कि 6। ठीक है, तो 6 स्क्वायर ये पहले था वजन, या फिर मैं कह सकता हूँ कि जो कॉस्ट थी वो वैल्यू के बराबर थी। ठीक है, और अब जो कॉस्ट है वो क्या है, 3 का स्क्वायर +2 का स्क्वायर +1 का स्क्वायर, सिंपल सी बात है। यानी कि पहले अगर कॉस्ट 36 थी, तो अब जो कॉस्ट है वो कितनी रहेगी, वो कॉस्ट केवल रहेगी आपकी 40। अब मुझे क्या बताना है कि लॉस, अब लॉस कितना हुआ, लॉस आपको दिख रहा है कि 22 यूनिट का हुआ, तो मुझे 22 यूनिट की वैल्यू बतानी है। ठीक है, ये चीज आपको समझ में आई। अब इसको करने के दो तरीके थे, मैं यहाँ पर ऑप्शन में देख सकता था 22 का मल्टीपल कौन है, पर 22 के मल्टीपल ऑप्शन 4 भी है, तो क्वेश्चन को पूरा ही करना पड़ता फिर। अब जो डायमंड की वैल्यू थी वो आपको गिवन थी 6084, तो क्वेश्चन के हिसाब से जो 36 है उसकी वैल्यू है 6084। तो अब आप ये देखो कि कितने टाइम्स जा रहा है। अगर मैं 6084 को डिवाइड करके देखूं 36 से, चला जाएगा 169 टाइम्स, यानी कि 12 इंटू 169, ये है मेरा करेक्ट आंसर। लास्ट में देख लो 8 आना चाहिए, अब सॉल्व तो वैसे भी करना ही पड़ेगा क्योंकि यहाँ पर भी 8 है वहां पर भी 8 है। तो ये है आपका करेक्ट आंसर 3718। ठीक है, मुझे उम्मीद है कि सॉल्यूशन आपको समझ में आया होगा। ठीक है,
आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। हाँ, ये क्वेश्चन देखो, और इसके लिए फॉर्मूला मैं आपको प्री का एग्जाम होने से पहले ही बता चुका था। बहुत ही सिंपल ये चीज है, वही बात है कि 9th-10th की बेसिक मैथ अगर आपको पता है तो आप इस क्वेश्चन को तुरंत कर दोगे। जो इसका मीन होता है वो हम यहाँ पर लिखते हैं, ठीक है, यानी कि 85। इसका मीन यहाँ पर 95, यहाँ पर हम लिखते हैं 105, फिर यहाँ मैंने लिखा 115, और यहाँ मैंने लिखा 125। ठीक है, अब प्रोसेस पता है क्या है कि आपको सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ करना है। ठीक है, यहाँ पर आएगा आपका एफ एक्स, और यहाँ पर आपका सिग्मा एफ जो भी समेशन आएगा वो यहाँ आएगा। ठीक है, तो ये इस क्वेश्चन का प्रोसेस है। तो एक्चुअल में अगर आप ध्यान से देखोगे तो कैलकुलेशन इसमें अच्छी खासी बन रही है। ठीक है, एक तरीका था जिससे आप इसको अवॉइड कर सकते थे, वो ये था, ये चीज पूरी ना सॉल्व कर, जैसे यहाँ पर आपको क्या करना पड़ता है, 9 × 85 प्लस 3 × 95 प्लस 31 × 105, तो वो तो बहुत कैलकुलेशन हो जाती अगर आप ये चीज करते। अब इससे अच्छा तरीका क्या रहता कि आप ये देखो कि काउंट सबसे ज्यादा कहां पर है, जहां पर फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम है, ज्यादा चांस ये है कि वही आपका एवरेज कहीं ना कहीं होगा। और अगर आप फ्रीक्वेंसी को कंपेयर करो, आप लोग को क्या करना है, फ्रीक्वेंसी को बस कंपेयर करना है। तो आप ये देखो कि कौन सा ऐसा रेंज है जिसमें फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा है। तो इस रेंज में आप देख रहे हो कि फ्रीक्वेंसी बहुत हाई है, 31। पूरे पूरे चांसेस है कि जो भी हमारा एवरेज निकलेगा वो यहीं पर होगा, इसी रेंज के अंदर। और वैसे आप इस क्वेश्चन को टिक कर सकते थे। तो एक्चुअल में ये जो क्वेश्चन था ये आपकी कॉन्सेप्चुअल नॉलेज का था, कि आपकी कॉन्सेप्चुअल नॉलेज कितनी अच्छी है। इस चीज का नहीं था कि आपको फॉर्मूला पता है कि नहीं पता है। क्या, तो मुझे उम्मीद है कि सॉल्यूशन आपको समझ में आया होगा। ठीक है, अगर यहाँ पर थोड़ा भी हमको डाउट होता है, यहाँ पर 31 होता है और बाकी जगह कहीं 25 होता है, 20 होता, तो हमको इसको सोल्व करना पड़ता है। ठीक है, पर क्योंकि वैल्यू भी एकदम बीच में है, प्लस इसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा है, पूरे पूरे चांस है कि यही आपका एवरेज का रेंज होगा। ठीक है, एग्जैक्ट वैल्यू आपसे नहीं पूछी गई थी, एग्जैक्ट वैल्यू पूछी गई होती तो इस क्वेश्चन को आप लोग बिल्कुल छोड़ सकते थे, कोई इसमें खराब बात नहीं थी। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को देखो, इसमें तो कुछ भी नहीं है यार, सिंपल फॉर्मूला है। ये आपका क्या है, 1/2 आप इसको ले लो, तो ये बन जाएगा cos π/3 इंटू कॉस एक्स, और यहां पर आपके पास है -√3/2 का मतलब होता है sin 60, जो कि हुआ sin π/3, और यहां पर है sin x। ये मैंने पाई लिख दिया, यहां पर x है। ठीक है, यहां आपके पास है x। अब ये बताओ किस चीज का फॉर्मूला है, ये है फॉर्मूला आपका cos ऑफ a प्लस बी, यानी कि cos π/3 प्लस एक्स। अब cos x प्लस π/3 लिखो, एक ही बात है। ठीक है, ये है करेक्ट आंसर। तो ऐसे क्वेश्चन तो यार मेरे हिसाब से आपको 10-15 सेकंड में करने ही करने। ठीक है, मेंस में इतना इजी क्वेश्चन नहीं आएगा, ये बात आप लोग ध्यान रखना। ऐसा मत सोचना कि मेंस का पेपर इतना सिंपल आएगा। इन अ 1200 मीटर रेस, बाइक ए बीट्स बाइक बी 100 मीटर। तो जब भी आपके सामने ऐसी लाइन आ रही है तो तुरंत आप फिगर इमेजिन करो। इसका फिगर ये है कि जब जो बाइक ए है वो यहाँ खड़ी होगी फिनिश पॉइंट पर, यानी कि जब उसने 1200 मीटर कवर कर लिए, तब जो बाइक बी होगी वो यहाँ होगी, उससे थोड़ा सा पीछे, और ये जो गैप होगा इनके बीच में, ये आपका होगा 100 मीटर का। ये चीज आपको तुरंत लिखनी है। ठीक है, अब क्वेश्चन को आगे पढ़ो। क्वेश्चन में आपको ये गिवन है कि जो बाइक बी है वो बाइक सी को बीट कर सकती है 100 मीटर से इन 600 मीटर रेस। तो अगर मैं एक छोटी सी रेस यहाँ पर बना लूं, अगर बाइक बी यहाँ पर आ चुकी है 600 मीटर कवर करके, तो जो बाइक सी है वो इससे अभी भी 100 मीटर पीछे है। जब पूरी लेंथ जो हमारे पास है वो कितनी है, पूरी लेंथ हमारे पास 600 मीटर है। ये पूरी लेंथ आपकी 600 मीटर, और यहाँ पर जो कंप्लीट लेंथ है वो है 1200 मीटर। ये चीज आपको क्लियर हुई। अब क्वेश्चन को हम लोग आगे पढ़ते हैं। क्वेश्चन में आपको आगे ये गिवन है, इफ बाइक ए बीट्स बाइक सी बाय 30 सेकंड इन 720 मीटर रेस, व्हाट इज द स्पीड ऑफ बाइक सी। तो यार बहुत ध्यान से आप लोग इस चीज को समझना है। अब मुझे ए और सी में कुछ रिलेशन लाना है। ठीक है, तो आप ये देखो ए और बी रिलेटेड है। ठीक है, मैं ये देख पा रहा हूँ कि ए ने बी को 100 मीटर से हराया 1200 मीटर की रेस में, और बी ने सी को हराया 100 मीटर को 600 मीटर की रेस में। ठीक है, आप मुझे ये बताओ कि एक रेस अगर मैं यहां पर मान लूं, ठीक है, ये वाली रेस में जो बी होता वो सी को कितने से हराता, या फिर अगर मैं इसको और थोड़ा सिंपली लिखना चाहूं तो मैं ये बोलूंगा कि अगर मैं 720 मीटर की एक रेस इमेजिन करूं। ठीक है, अगर एक रेस हो रही है जिसकी लेंथ है 720 मीटर, तो उसमें ये तो आपको पहले से ही पता है कि जीतेगा कौन, कौन जीतेगा, ए जीतेगा, क्योंकि ये सबसे फास्ट है इन तीनों में। तो ए जब यहां पर खड़ा होगा तब ए और बी में पहले गैप क्या होगा, आप मुझे ये बताओ। जब 1200 मीटर की रेस थी तब जो इनमें गैप था वो कितना था, तब वो गैप था 100 मीटर का। अब आप देखो कि 0.6 से मल्टीप्लाई हो गया 1200 को, जब वो 0.6 से मल्टीप्लाई करोगे तो 720 आया।
यानी कि इस गैप को भी आप 0.6 से मल्टीप्लाई कर दो, तो अब जो ए और बी में गैप है वो केवल 60 मीटर का है। ठीक है, ये चीज आपको क्लियर हुई। तो आप ये देखो कि यहाँ पर जब बी और सी में जो गैप था मेरे पास, बी और सी जब रेस में थे, जब रेस 600 मीटर की थी, तब गैप आया 100 मीटर। 600 में अगर 100 मीटर का गैप है, तो इस रेस में जिसकी लेंथ 660 है, कि अब बी के हिसाब से देखो ना, इफेक्टिवली कितना डिस्टेंस उसने कवर करा, 720 माइनस 60। ठीक है, यानी कि ये जो हिस्सा है ये आपका 660 है, ऐसे लेकर यहाँ तक। तो 660 में बी और सी में कितने का गैप बना, ये चीज आपको पता करनी है। ठीक है, 600 में अगर 100 का था, तो 660 में कितने का होता, आपने देखा कि इंटू 1.1 हो गया, तो ये 100 आपका 110 हो जाएगा। यानी कि जो सी है वो बी से 110 मीटर पीछे है। ये स्टेप आप जितनी जल्दी कर सकते हो उतनी जल्दी आप इस क्वेश्चन को कर पाओगे। अब क्वेश्चन में कुछ नहीं बचा है, आपको गिवन है कि जो बाइक ए उसने बाइक सी को 30 सेकंड से हरा दिया 720 मीटर की रेस में, यानी कि जो बाइक सी थी उसको 30 सेकंड और लगेंगे इस पोजीशन से फिनिशिंग लाइन तक जाने में। यानी कि यहां से लेकर यहां तक जाने में अभी भी उसको कितने चाहिए, 30 सेकंड चाहिए। तो स्पीड निकाल सकते हो, कितने का डिस्टेंस है, 170 का, 170 बटे 30, ये आपका आंसर आ गया 17/3। और आप मेरी बात मानो, ये जो सॉल्यूशन मैंने आपको बताया एकदम बेस्ट सॉल्यूशन है इस क्वेश्चन का। अगर ऐसे आप रेस वाले क्वेश्चन करोगे ना, तो कभी आप इनमें कंफ्यूज नहीं होगे, कोई फॉर्मूला आपको याद नहीं करना, केवल कॉन्सेप्चुअली चढ़ना है कि इतने मीटर की रेस में इतने से हरा रहे हैं, तो उतने मीटर की रेस में कितने से हराएगा। बस ये चीज अगर आप करते चलिए तो कैलकुलेशन भी कहीं नहीं आएगी। ठीक है, आगे बढ़ता हूं मैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इस क्वेश्चन को ध्यान से समझो, क्या गिवन है इसमें आपको, दो आइडेंटिकल सर्किल है जिनका रेडियस 30 सेंटीमीटर है, वो ऐसे एक दूसरे को काट रहे हैं such that circumference of each one passes through the center of other. What is the area of the intersecting region? यार ये क्वेश्चन इतना मुश्किल भी नहीं है, पर अच्छा क्वेश्चन है। जैसे एक सर्किल आपका ये हुआ और एक सर्किल आपका ये हुआ, तो इनके जो सेंटर्स हैं वो ये हैं। थोड़ा ठीक से बनाता हूँ मैं इसको ताकि और आपको रिलेटेबल लगे। ठीक है, एक सर्किल का सेंटर ये है, एक सर्किल का सेंटर ये है। तो जो रीजन का एरिया आपसे पूछा गया ना, वो एक्चुअल में क्या है, वो है ये वाला एरिया, दोनों में कॉमन आ रहा है। इस एरिया को आपको बताना है। अब ये हम लोग कैसे निकालेंगे, देखो यार, ये निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, आपको जो दो सेगमेंट दिख रहे हैं उन दोनों सेगमेंट का एरिया ऐड करना होगा। अब कौन से सेगमेंट है, जैसे अगर मैं बीच में से लाइन बनाऊं, तो ये दो सेगमेंट आपकी तरफ है, एक लेफ्ट में एक राइट में। ठीक है, अगर आप इनको ज्वाइन कर लेते हो तो आपने सेंटर्स को ज्वाइन करा है। ठीक है, यानी कि ये भी रेडियस, ये भी रेडियस और ये भी रेडियस। इससे ये आपको फायदा मिला कि ये जो एंगल था ये 60 डिग्री है, ये आपको पता चलेगा। तो ये जो कंप्लीट एंगल होगा यहाँ से लेकर यहाँ तक का एंगल आपका 120 डिग्री आ जाएगा। ठीक है, ये एंगल 120 डिग्री है, चीज आपको पहले भी पता होनी चाहिए थी। ये एंगल 120 डिग्री है, कुल मिला के बात ये है। ठीक है, अब 120 डिग्री का जो सेगमेंट है उसके लिए आपको एरिया पता करना है, सेक्टर नहीं, सेगमेंट के लिए। ठीक है, वो हम कैसे निकालेंगे, ये चीज आपको देखनी पड़ेगी। ठीक है, तो कैसे निकालेंगे हम लोग, ऐसे आप लोग समझो कि जो 120 डिग्री का मेरा सेगमेंट है वो किस तरीके से होगा। ये जो कर्वेचर वाला हिस्सा है इतना मुझे निकालना है, आधे की अगर मैं बात करूं पहले। ठीक है, ठीक से मैं इसको बनाता हूं। ये जो है ये चीज मुझे निकालनी है। इधर मेरा सर्किल का सेंटर है, ठीक है, सेंटर है, ये एंगल मैंने आपको बताया कि 120 डिग्री। आप ये देखो कि मुझे क्या करना है, यहां पर जो मेरे पास कंप्लीट सेक्टर है उसके एरिया में से इस ट्रायंगल के एरिया को माइनस करना है। ये वाला ट्रायंगल है, ठीक है, इस ट्रायंगल का एरिया माइनस कर दूंगा, पूरे सेक्टर का एरिया क्या होगा, कंप्लीट सर्कल का एरिया का 1/3। ठीक है, कि कितना होगा, आपने देखा यार, वो होना चाहिए पाई आर स्क्वायर, यानी कि पाई इंटू 900। इसका मुझे लेना है 1/3। ठीक है, तो ये एरिया हुआ ये टोटल सेक्टर का, इसमें से माइनस करेंगे ये ट्रायंगल आपको दिख रहा है। ठीक है, ये जो ट्रायंगल दिख रहा है ना पर्पल कलर वाला, उसका एरिया। अब वो कैसे निकालोगे, देखो उसका एक इजी तरीका है, आपको रेडियस पहले से पता है, आपको एंगल बीच का पता है, तो कुछ बचा ही नहीं फिर। 1/2 इंटू ए बी साइन थीटा, यानी कि 30 इंटू 30 जो कि 900 हुआ, इंटू साइन ऑफ 120 डिग्री जो कि हो जाएगा cos 30। cos 30 कितना होता है, √3/2। तो बस ये कैलकुलेशन थोड़ी बहुत है ना। इस ये करने से आपको पता है क्या मिला, एक सेगमेंट का एरिया। तो अगर आप चाहते हो कि आपको डायरेक्ट आंसर लिखना है तो इसको आप 2 से मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, तो स्टेप वाइज अगर आप इसको करोगे समझना बहुत आसान है। इसको मैंने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, ये होने वाला है आपका आंसर। 2/3 900 का कितना होगा, 600 पाई। और इसमें से हम लोग माइनस कर रहे हैं
2 से 2 कट गया, 450 बचा, 450√3, ये है करेक्ट आंसर। मुझे उम्मीद है कि सॉल्यूशन आपको समझ में आया होगा और अच्छा भी लगा होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग, अगले क्वेश्चन को देखो। इफ द 8 डिजिट नंबर 1 2 3 4 5 6 x y is divisible by 8, then the total possible pairs x, y are what? देखो, अगर ये x, y सॉरी x, y के पेयर आपको निकालने हैं और 6xy अगर 8 से डिविजिबल है तो उसका रूल क्या है, पहले हम रूल पता करते हैं। देखो, रूल ये है कि अगर कोई भी नंबर 8 से डिविजिबल होना चाहिए तो वो तभी हो सकता है जब उसके लास्ट 3 डिजिट्स जो हैं ये आपके 8 से डिविजिबल हों। ठीक है, तो इसके क्या क्या तरीके हैं ये हमको देखना पड़ेगा। तो इसको देखने का मैं आपको एक बहुत अच्छा और सिंपल तरीका बताता हूँ। आप क्वेश्चन में चलो मैनुअली, जैसे आप ये देख लो कि अगर मैं x बराबर 0 लेता, मैं y को क्या ले सकता था। तो आपने बोला यार कि अगर x बराबर 0 है, 600 मेरा कट जाता है 8 से। ठीक है, 600 तो 8 से कट रहा होता है, तो इसका मतलब मैं y को 0 ले सकता हूँ और मैं y को 8 भी ले सकता हूँ। यानी कि y की मुझे कितनी वैल्यूज मिल गई, y की जो पॉसिबल वैल्यूज हैं 2 मिल गई मुझे। ठीक है, पॉसिबल वैल्यूज, या तो मैं इसको 0 ले सकता था या फिर मैं इसको 8 भी ले सकता था। ये चीज आपको समझ में आई, 0 और 8। ठीक है, अगर मैं x को 1 लेता तब मैं y को क्या ले सकता था, उस केस में y को क्या ले सकता था, 6 ले सकता था। ठीक है, एक चीज आपको यहाँ पर समझ में आ रही है कि यहाँ पर चल क्या रहा है। यहाँ पर यही तो चल रहा है कि जब आप 600 तक हो तो 600 के नेक्स्ट कौन कौन सी 8 की वैल्यूज हैं जो 8 से कट रही है। 608 है, इसके बाद आपका 616 है, इसके बाद क्या आ जाएगा, 624 आ जाएगा। ये चीज अगर आपने इस क्वेश्चन में पकड़ ली तो इस क्वेश्चन में कुछ नहीं बचा। बेसिकली वही बात है यार कि 8 की टेबल आपसे पूछी जा रही है, बस क्वेश्चन को जो लिखने का तरीका है वो थोड़ा सा ट्विस्टेड है। ठीक है, तो ये चीज पूछकर केवल आपको कंफ्यूज करने की कोशिश करेगी, दिस इज ओनली फॉर कंफ्यूजन। इसके अलावा क्वेश्चन में कुछ नहीं है, बस 8 के कितने मल्टीपल है ये आपको निकालना है। ठीक है, पहला मल्टीपल आपका ये वाला है। ठीक है, पहला तो यही हुआ। अब आप 8 की टेबल को पढ़ दो, 8 इंटू 12 कितना होता है, 96, यानी कि 96 तक आप जा सकते हो, उससे आगे जा नहीं सकते, वरना वहां पर 7 आना चाहिए था 6 की जगह। ठीक है, तो एक वैल्यू तो आपको ये मिली और 12 वैल्यू आपको यहां से मिली, तो 1 और 12 करेक्ट आंसर आपका हो गया 13। ठीक है, तो कभी कभी ऐसा भी होता है कि क्वेश्चन में कंफ्यूज करने के लिए आपको ऐसी चीजें दे दी जाती हैं। ठीक है, इस क्वेश्चन को देखो, ऐसे करोगे आप लोग इस सवाल को। अगर आपके पास x प्लस वन बाई एक्स है तो आप बस मुझे ये बता दो कि x माइनस वन बाई एक्स क्या होगा। इतना आपने बता दिया, क्वेश्चन खत्म। ठीक है, देखो क्या आएगा x माइनस वन बाई एक्स। एक्स माइनस वन बाई एक्स का फॉर्मूला आपको याद है, अंडर रूट में इस वैल्यू का मैं लूंगा स्क्वायर, उसमें से 4 माइनस कर दूंगा, तो यानी कि 196 में से मैं 4 को माइनस कर रहा हूँ, तो ये आपका आ गया अंडर रूट का 192। ठीक है, 192 अगर आया तो मैं इसमें से किसको बाहर ले सकता हूँ, आपका होता है 64 इंटू 3, यानी कि आपका 8√3 बन गया। ठीक है, तो आंसर क्या होगा, ये जो वैल्यू है जो मुझे निकालनी है एक्चुअल में, वो x प्लस वन बाई एक्स इंटू एक्स माइनस वन बाई एक्स ही तो है। बस इतना ही करना है क्वेश्चन में, यानी कि -14 इंटू 8√3, करेक्ट आंसर आपका हो गया -112√3। मैं एक बार इसको कंफर्म कर लेता हूँ कि यहाँ पर कहाँ गड़बड़ हो रही है, क्योंकि ऑप्शन जो गिवन है उसमें प्लस आना चाहिए। ठीक है, एक्स लेस देन -1 आपको गिवन है। अच्छा, अगर एक्स लेस देन -1 होगा तो ये वैल्यू आपकी नेगेटिव में आ जाएगी। ठीक है, इसलिए यहाँ पर प्लस आना चाहिए, ये चीज मैं देखना भूल गया था, क्योंकि अगर एक्स आपका लेस देन -1 है तो हिसाब से ये वैल्यू नेगेटिव आनी चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग, इस क्वेश्चन को देखो। क्वेश्चन देखने में थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, जब होता क्या ना एग्जाम में, जब आप बैठे हो इतनी बड़ी लैंग्वेज का क्वेश्चन आपके सामने आ गया, तो हम लोग सोचते हैं कि इस क्वेश्चन का क्या करें, छोड़ दें या फिर करें। तो ऐसे में आप ये करा करो कि आप बाकी क्वेश्चन को कर लिया करो, फिर बाद में आप आगे एक बार इसको देखो तो आपसे हो भी जाएगा। अगर आप बीच में इसको करने की कोशिश करोगे तो बिल्कुल नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि आप इतने प्रेशर में होगे। तो जब आप 20-22 क्वेश्चन कर चुके हो पहले से, तब आप इस क्वेश्चन को देखना, तुरंत आपसे क्वेश्चन हो जाएगा। ठीक है, क्या कहना है इसमें आपको मैं समझाता हूँ अच्छे से। आर जॉग्स एट ट्वाइस द स्पीड ऑफ वॉकिंग एंड रन्स एट ट्वाइस द स्पीड ऑफ जॉगिंग। From his home to office, he covers half the distance by walking and rest by jogging. From his office to home, he covers half the distance jogging and rest by running. What is his average speed in a complete round from his home to office and back home? The distance between the home and office is 10 किलोमीटर and he walks at a speed of 5 किलोमीटर पर आवर। तो बस क्वेश्चन में कंफ्यूज करा गया आपको और कुछ नहीं करा गया। जैसे ये है होम और ये है ऑफिस, ये है होम और ये है ऑफिस। ठीक है,
अब आप देखो होम से ऑफिस का जो डिस्टेंस है वो है 10 किलोमीटर टोटल में। अब इसको दो हिस्सों में कवर करा गया है, ठीक है। जब वो होम से ऑफिस जा रहा था तब कैसे कवर करा गया, जब वो होम से ऑफिस जा रहा था उस वाले में जो हाफ डिस्टेंस था फ्रॉम हिज ऑफिस टू होम, अच्छा यहाँ गिवन है, हाँ हाफ डिस्टेंस था वो वॉकिंग से था, यानी कि इतना हिस्सा जो था पहले फेज में वॉकिंग से था, ठीक है, और दूसरे फेज में किससे था, जॉगिंग से, ठीक है। और जब वो वापस आ रहा था तो वापस आते टाइम जो पहला हिस्सा था ऑफिस से होम तक जब वो आ रहा था वो था जॉगिंग से, ठीक है, और जो बाकी का हिस्सा बच गया वो था रनिंग से, ठीक है। अब इन सब की जो स्पीड्स हैं वो आपको क्वेश्चन में डायरेक्टली गिवन है। जैसे आपको गिवन है कि जो वॉकिंग की स्पीड है वो है 5 किलोमीटर प्रति घंटा, जो जॉगिंग की स्पीड है वो से डबल है, ठीक है, ये तो गिवन है। जॉग्स एट अ स्पीड ट्वाइस ऑफ वॉकिंग, तो जॉगिंग की स्पीड आपकी 10 हो जाएगी, ठीक है, जॉगिंग की स्पीड 10, रनिंग की स्पीड क्या है, रनिंग की स्पीड जॉगिंग की डबल यानी कि 20। अब आप देख लो क्वेश्चन में, तो जब वो जा रहा था तो पहले 5 की स्पीड फिर 10 की स्पीड, जब वो वापस आ रहा था तब 10 की स्पीड फिर 20 की स्पीड, 10 किलोमीटर का डिस्टेंस, क्वेश्चन केवल इतना सा है। बस इस क्वेश्चन को ट्विस्ट इतना कर दिया गया, ये चीज लिखने में आपको हो सकता है कि 1 मिनट लग गया हो, ठीक है। अब देखो कैसे करेंगे हम इसको, एवरेज स्पीड का फॉर्मूला बताओ, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, टोटल डिस्टेंस कितना हुआ 10 और 10 20, 20 बटे टोटल टाइम कितना लगा, इस वाले हिस्से में जब 5 किलोमीटर ट्रेवल करा 5 की स्पीड से तो कितना टाइम लगेगा, 5 किलोमीटर ट्रेवल करा 5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, मुझे टाइम कितना लगेगा 1 घंटा, ठीक है। यहाँ पर टाइम बताओ कितना लगा, यहाँ पर स्पीड थी 10 और डिस्टेंस केवल 5 किलोमीटर था, ठीक है, यानी कि यहाँ पर आपको लगा 0.5। इसके बाद इस वाले फेज में अगेन 0.5 और लास्ट वाले फेज में आपका हो जाएगा 5/20 यानी कि 0.25, ठीक है। तो ये कितना हो गया मेरे पास 20/2.25, तो ऊपर नीचे 4 से मल्टीप्लाई कर लो, आंसर आपका आ जाएगा 80/9, आंसर ये है, ठीक है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं और आप लोग इस क्वेश्चन को ट्राई करो, मैं बस 1 मिनट में काम पूरा करके आता हूँ। हाँ, क्या गिवन है सवाल में आपको, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा जो है आपको गिवन है √3 - 1 डिवाइडेड बाई 2√2 है, और आपको यहाँ से ये बताना है कि साइन थीटा प्लस कॉस थीटा क्या होगा। तो पहले आप मुझे ये बताओ यार कि जो √3 - 1 डिवाइड बाई 2√2 है, क्या ये वैल्यू आपको थोड़ी पहले से देखी हुई लग रही है, मुझे ऐसा लग रहा है मैंने इस वैल्यू को देखा है कहीं ना कहीं, फिर भी चलो देखते हैं। क्वेश्चन में देखो क्या है, साइन थीटा प्लस कॉट थीटा जब आपको निकालना होता है तो आपको अच्छे से पता होता है कि ऊपर के हिस्से में आपके पास न्यूमरेटर में क्या आएगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, जो कि 1 हो जाएगा, और डिवाइडेड में आपके पास बचेगा साइन थीटा कॉस थीटा, ठीक है। तो ये चीज अल्टीमेटली आपको निकालनी है, साइन थीटा कॉस थीटा अगर आपके पास है तो क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है, ठीक है, यानी कि अगर मैं इसका स्क्वायर कर लूं तो मेरे हिसाब से क्वेश्चन हो जाना चाहिए, इसका मुझे स्क्वायर करना है। और भी कई तरीके हो सकते हैं पर फिलहाल जो मुझे समझ में आ रहा है वो मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। तो स्क्वायर करते हैं, देखते हैं क्या होता है। यहाँ पर आपके पास है 1 + 2 साइन थीटा कॉस थीटा, किसके बराबर है √3 - 1, इसका स्क्वायर जब आप करोगे तो आपको क्या मिलेगा 3 और 1 यानी कि 4 माइनस 2√3 डिवाइडेड में 2√2 का स्क्वायर करने पर हमको मिल जाएगा 4 × 2 यानी कि 8, ठीक है। इसका मतलब यार मुझे यहाँ से वैल्यू मिल रही है, ठीक है, मेरे पास साइन थीटा कॉस थीटा की वैल्यू है वो क्या आएगी, साइन थीटा कॉस थीटा की जो वैल्यू है वो क्या आएगी, अगर आपके पास था 4 - 2√3, डिवीजन में 8 था, यहाँ से पहले -1 करा और ये वैल्यू अब 2 से डिवाइड हो जाएगी, मैं यहाँ पर पहले 2 को लिख लेता हूँ, ठीक है। इधर आपको मिलेगा -4 और फिर है -2√3 और डिवाइडेड में 8 है, ठीक है, जो कि हो जाएगा -2 -√3 डिवाइडेड बाई 4, ठीक है। इसके बाद हमको क्या करना है, जो ये वाला 2 है इसको मैं इधर भेज देता हूँ, तो जो साइन थीटा कॉस थीटा उसकी वैल्यू आ गई, साइन थीटा कॉस थीटा की वैल्यू यहाँ से क्या आ रही है -2 -√3 और डिवाइडेड में 8 आ गया, ठीक है। अब देखो बस इस वैल्यू को यहाँ पर डाल दो, आंसर आ जाना चाहिए, तो ये जो 8 है ये तो ऊपर आ जाएगा, ठीक है, 8
और यहाँ पर आपके पास क्या है, यहाँ पर डिवीजन में आपके पास है -2 - √3, ठीक है। तो इसको मैं लिख सकता हूँ -2 - √3, 2 + √3 ऐसे लिख सकता हूँ, ठीक है। इसको रेशनलाइज कर लेते हैं, क्या आना चाहिए, माइनस को मैं अगर ऊपर लिख लूँ, इस वाले माइनस को मैंने ऊपर लिख लिया, यहाँ पर इसको प्लस बना लेते हैं, इसको रेशनलाइज कर लो तो आपके पास इधर क्या आएगा, इधर मेरे पास आएगा -√3, अच्छा √3 - 2 ऐसे लिख लो, और ऊपर भी आएगा √3 - 2, ठीक है। वैल्यू कितनी बन जाएगी, -1, तो -1 से आपका ये माइनस कैंसिल हुआ, अल्टीमेटली वही आंसर आ गया 8 × √3 - 2। अच्छा क्वेश्चन है, शायद मैंने कुछ ज्यादा स्टेप्स ले लिए हो, क्वेश्चन आप कर सकते हो एग्जाम के अंदर, ठीक है। इस क्वेश्चन को देखो, कुछ भी नहीं है इस सवाल में, इसको इधर ले जाओगे बस क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। 1 की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास, x⁴ -a⁴, जो x⁴ है वो कितना आ गया 1 + a⁴, x की वैल्यू क्या आ गई 1 + a⁴, इसकी पावर 1/4, बस 3 लाइन का सवाल है और कुछ नहीं है इसमें। Dishonest dealer sells a product at 11% loss on cost price but uses 22% less weight. What is his percentage profit or loss? तो यार ऐसे क्वेश्चन तो आपने बहुत करे होंगे और उम्मीद है कि आप लोग ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में सही करके आते हो। देखो क्या गिवन है आपको कि जो प्रोडक्ट को वो 11% लॉस पर बेच रहा है, इसका मतलब ये हुआ कि 100 की चीज वो कितने की बेच रहा है 89 की, तुम सिंपल बात है, पर वो 22% वेट कम यूज कर रहा है, ठीक है। यानी कि अगर उसे 100 ग्राम देना चाहिए तो वो 100 ग्राम ना देकर केवल 78 का माल दे रहा है, तो 78 का माल देकर 100 का पैसा लिया और उसने बोला कि पैसा तुमसे जो 100 की चीज है उसका 89 ही ले लो। तो ऐसे आप इसको लिखोगे, ठीक है। 100 से आपने 100 को काट दिया, जो चीज 78 की है वो 89 की बेची जा रही है, प्रॉफिट कितने का है 11 यूनिट का, तो 1100/78, ये है आपका आंसर। सिंप्लीफाई करोगे इसको, वही आंसर आएगा। मैं इसको एक बार कंफर्म कर लेता हूँ, 1100/78, बिल्कुल ठीक है, वही आंसर आपका आएगा, ठीक है। देखो ऐसा क्वेश्चन पहले भी आया है इसी एग्जाम में, उसमें क्या था, उसमें ये जो सीरीज थी वो आपकी लास्ट तक लिखी हुई थी 1 तक, ठीक है। यहाँ पर थोड़ा सा उसने ट्विस्ट कर दिया कि उसने उसको 21 तक ही लिखा, यानी कि अब जो समेशन आएगा वो क्या आएगा, वो आपका आएगा 100 से लेकर जो भी समेशन है 21 तक, ठीक है। तो 100 से लेकर 21 तक का आपको समेशन बताना है, ठीक है। पहले आप इतना ही समझ लो, वो तो बहुत ही आसान है जो सेकंड पार्ट है, ठीक है। इसको आप ए बी मान लो, तो इसमें कितने टर्म्स हैं, आपको दिख रहा है कि 80 टर्म्स हैं, ठीक है। तो क्या आंसर आएगा n/2, यानी कि 80/2 इंटू 2a + n-1 इंटू डी, ठीक है। देखो आप लोग 21 मान सकते हो, या फिर आप लोग a + l भी कर सकते थे, तो a + l कर लेते हैं, आपके पास आ जाएगा 121, यानी कि मेरे पास कितना है 40 इंटू 121, यहाँ से आपका आंसर आ गया 4840, यानी कि ये पार्ट तो एकदम करेक्ट है, ठीक है। सेकंड वाले में आओ, सेकंड वाले में देखो, जब आप इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे, अच्छा छोटे से स्टार्ट करते हैं, अगर आप इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो आपको मिल जाएगा k² - 1/k²। जब आप इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो आपको मिल जाएगा k⁴ और -1/k⁴, ठीक है। अब प्रॉब्लम पता है क्या है, प्रॉब्लम ये है कि जब आप इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है, तो आपको ये साइन नहीं मिलेगा, क्योंकि इसके लिए एक प्लस और एक माइनस होना चाहिए, यहाँ पर दोनों में माइनस है, ठीक है। और मैं सच बता रहा हूँ, एग्जाम में जो लोग एग्जाम दे रहे होंगे ना, उन्होंने इस क्वेश्चन को बहुत गलत करा होगा, क्योंकि वो यहाँ तक तो उन्होंने देखा होगा, फिर वो कैजुअली इसको ले गए होंगे। तो इस क्वेश्चन में आपको कैजुअली नहीं चलना है, ठीक है, हमेशा आपको ध्यान देना है, आप मल्टीप्लाई कर रहे हो, इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से ये चीज नहीं आती है, ठीक है, इसीलिए ओनली वन इज करेक्ट। अगला सवाल आपके सामने ये रहा, ये आज के सेशन का आखिरी क्वेश्चन है, आराम से आप लोग उसको सॉल्व करिए। Contractor decided to complete a work in 80 days and employed 60 men at the beginning and 20 men additionally after 20 days and got the work completed as per schedule. If he had not employed the additional men, how many extra days would he have needed to complete the work rounded off to the nearest region? ठीक है, तो देखो क्वेश्चन में बेसिकली हो क्या रहा है, ये जो कॉन्ट्रैक्टर है उसने बोला कि 80 दिन में काम को कर सकता हूँ, उसके लिए उसने 60 लोग ले लिए, ठीक है, और 20 लोग और उसे लेने पड़े, अब जब 20 दिन हो गए थे, ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं इक्वेशन बनाऊं तो इक्वेशन कैसे बनेगी, देखो सिंपल से हम लोग समझते हैं
कि अगर ये 20 लोग मैंने यहाँ पर अगर क्वेश्चन में 20 लोग को नहीं लिया होता, ठीक है, तब क्या होता? तो ये जो 20 लोगों ने काम करा है वो इफेक्टिवली कितना है? वर्क क्या होता है? वर्क आपको होता है मैन इंटू डेज, ठीक है। तो ये जो 20 लोग हैं उनका काम मैं क्या लिखूंगा? 20 लोग, और दिन कितने, इन्होंने कितने दिन काम करा? जैसे ये जो 20 लोग थे 20 मैन, इन्होंने आप देख रहे हो कि 20 दिन बाद आए और 80 दिन में आपका काम पूरा होता है, यानी कि लोगों ने 60 दिन काम करा। तो इतना एक्स्ट्रा वर्क इन लोगों ने करा, ठीक है। अगर ये लोग ना होते तो इस काम को कौन कर रहा होता? तो इस काम को नॉर्मल 60 लोग थे वही तो कर रहे होते, ठीक है। तो अगर इस काम को 60 लोग कर रहे होते तो आप इसको 60 से डिवाइड करोगे, तो इनको इतने दिन एक्स्ट्रा लगते, 20 दिन, 20 डेज इन लोग को एक्स्ट्रा लगते, और यही क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है, ठीक है। अब वो नियरेस्ट इंटीजर क्यों लिखा गया ये मुझे नहीं पता, पर इसका आंसर आपका 20 डेज डायरेक्टली यहीं से आ रहा है, ठीक है। मुझे उम्मीद है कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। तो बस आज के सेशन में इतना ही था। मुझे उम्मीद है कि आपको सेशन अच्छा लगा होगा। ऐसे हम लोग इस सीरीज को कंटिन्यू रखेंगे जब तक सारे क्वेश्चन ना हो जाए। देखो, कराने को तो सारे क्वेश्चन एक वीडियो में हो जाते हैं, पर वही बात है कि सेशन इतना लंबा हो जाता कि आप लोग उसको नहीं देख पाते, ठीक है। और वही बात है कि ऐसा भी नहीं है कि मैं आपको जितने भी क्वेश्चन उनमें से केवल कुछ ही क्वेश्चन करा दूं, 20-25 क्वेश्चन, और बोल दूं कि सारे क्वेश्चन हो गए। अगर मैंने आपको 125 क्वेश्चन दिए तो मतलब वो बेस्ट क्वेश्चन है, ठीक है, वो मैं आपको सारे करवाऊंगा। तो बस इतना ही इस वीडियो में। बाय एंड टेक केयर।